प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी के ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हम हिंदी शिक्षण में हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ 3 का नाम है बस की यात्रा। बस की यात्रा पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई। आप जानते हैं हरिशंकर जी परसाई प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं और उन्होंने बस की यात्रा इस शीर्षक को लेकर के और यातायात की दुर्व्यवस्था पर व्यंग किया है। साथ ही उन्होंने बस मालिकों की इस मनोवृत्ति को भी उजागर किया है कि वो धन तो कमाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग बसों में यात्रा करने वाले यात्री हैं उनकी सुख सुविधा और उनकी जान माल की चिंता नहीं करते हैं। अब इस पाठ की कहानी को समझने की दृष्टि से और इसे मैंने 4 उप शीर्षकों में विभक्त किया है। आप समझिए, पहला शीर्षक हमने रखा है यात्रा से पूर्व, दूसरा शीर्षक हमने रखा है यात्रा का प्रारंभ और तीसरा शीर्षक इसी के साथ हमने जोड़ दिया यात्रा के दौरान और चौथा शीर्षक हमने इसका रखा है यात्रा के अंत में। इस प्रकार से संपूर्ण कहानी को समझने की दृष्टि से 4 शीर्षकों में हमने विभक्त किया है। एक बार पुनः समझ लीजिए। पहला शीर्षक है यात्रा से पूर्व, दूसरा शीर्षक है यात्रा का प्रारंभ और तीसरा शीर्षक है यात्रा के दौरान और चौथा शीर्षक है यात्रा के अंत में। यात्रा के प्रारंभ में क्या होता है? 5 मित्र होते हैं और पांचों मित्र पन्ना से सतना जाने के लिए और यात्रा करते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि जबलपुर की ट्रेन उनको वहां से मिलने वाली थी और यही एकमेव साधन था जो उनको जबलपुर की ट्रेन तक पहुंचा सकता था। लेकिन समझदार जो आदमी है वो इस शाम वाली बस में बैठना नहीं चाहते थे और न बैठने की सलाह देते थे। उनके मन में यह प्रश्न भी उठा कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने पूछा क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लोगों ने कहा रास्ते में डाकू नहीं मिलते हैं, लेकिन यह बस डाकिन है। बस डाकिन है अर्थात यह बस कहीं भी बंद हो सकती है, रास्ते में रुक सकती है, खराब हो सकती है या अन्य कोई घटना भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने इसको बस को डाकिन कहा है। यह सब बात सुनकर के पांचों मित्र जो है आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बस के चारों तरफ घूम करके देखते हैं बस अपने आप चलती है क्या देखते हैं कि उस बस का जो मालिक है, उसका जो हिस्सेदार है, वह भी उस बस में यात्रा कर रहा है और पूछने पर पता चलता है कि यह बस अपने आप चलती है। इस प्रकार से इस बात को सुनकर के और उनको आश्चर्य होता है, तो ये बस की यात्रा से पूर्व की घटना है। ऐसे बात करते करते और वो बस के अंदर बैठ जाते हैं। बस स्टार्ट हो जाती है। जैसे बस स्टार्ट होती है तो पांचों मित्रों को आश्चर्य होता है। खिड़की में शीशे नहीं लगे हैं, जो शीशे हैं वो भी गिरने वाले हैं, इसलिए वो सीट पर सरक जाते हैं। और उनको कैसा महसूस होता है यहां बताया गया है। उन्हें ऐसे लगता है जैसे बस के अंदर वो नहीं बैठे हैं, बस उनके अंदर बैठी है। वो सीट पर नहीं बैठे हैं, सीट उनके ऊपर बैठी है। इस प्रकार से और बस के सारे हिस्से एक दूसरे के साथ असहयोग का भाव कर रहे हैं। तो उनको यह बस देख करके और गांधी जी द्वारा चलाया गया जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी याद ताजा हो जाती है। इस प्रकार से बस की यात्रा का प्रारंभ होता है और बस के यात्रा के दौरान बहुत जोरदार घटनाएं घटती है। इधर बस प्रारंभ होती है, थोड़ी दूर चलती है, एकाएक रुक जाती है। पता चलता है पेट्रोल की टंकी में, डीजल की टंकी में छेद हो गया है।
अब तो नली से पेट्रोल की सप्लाई हो रही है। इन मित्रों को लगता है कि थोड़ी देर बाद तो इंजन भी गोद में लेकर के चलना पड़ेगा। जैसे तैसे करके बस चलती है। आगे जाकर के देखते हैं कि बस का टायर पंचर हो जाता है। टायर को ठीक करते हैं और बस यात्रा प्रारंभ करती है। उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है। इस प्रकार से बस की यात्रा के दौरान के दृश्य अलग प्रकार के खड़े हो जाते हैं। यात्रा के अंत में पांचों मित्र इस आशा को छोड़ देते हैं या दर्शाया भी है। दूसरा टायर लगा करके बस चली। अब हमने वक्त पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद नहीं रही थी। जिंदगी इसी बस में गुजरेगी, इस प्रकार का आभास उनको होने लग गया था। और सब चिंताओं से मुक्त होकर के और उन्होंने हंसी मजाक चालू कर दिया था। इस प्रकार इस संपूर्ण कहानी को समझने के लिए ये शीर्षक आपके सामने रखे गए हैं। यदि आप इन शीर्षकों को भी ध्यान में रख करके और इनकी घटनाओं को ध्यान में रख लेंगे तो संपूर्ण पाठ आपको कहानी के रूप में याद हो जाएगा। अब मैं इस पाठ की कहानी को पढ़ करके आपको सुनाता हूं। हम पांचों मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए भी उनको इस बस से जाना आवश्यक हो गया था। इसलिए वापसी का यही एक रास्ता उनके लिए बचा था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? मन में प्रश्न खड़ा हुआ। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लोगों ने कहा नहीं, यह बस डाकिन है। अब आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, यह बस डाकिन है का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो कहने का भाव क्या है? बस डाकिन है अर्थात यह बस रास्ते में कहीं भी खराब हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, पलट सकती है और इसमें यात्रा करने वाले लोग मर भी सकते हैं। इसलिए बस को डाकिन कहा है। डाकिन यानी महिला डाकू। ये क्या करते हैं? लूटने का काम करते हैं। तो यह बस रास्ते में रुक जाएगी तो व्यक्ति ठगा सा रह जाएगा, लुट जाएगा, इसलिए इसको डाकिन कहा है। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि बस को डाकिन कहने का भाव क्या है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, अर्थात बहुत पुरानी बस थी। सदियों के अनुभव के निशान उस पर लगे हुए थे। लोग इसलिए सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? लेखक ने ऐसे क्यों पूछा कि बस अपने आप चलती है? अर्थात उनको इस प्रकार का संकोच था मन में कि बस इतनी पुरानी हो सकता है इसको धक्का लगाना पड़े, या कुछ लोग इसको खींचेंगे आगे तब यह स्टार्ट होगी। लेकिन जब हिस्सेदार ने कहा कि बस अपने आप चलती है तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी पुरानी बस भी अपने आप चलती है क्या? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। ये मुहावरा है, आगे पीछा करना, दुविधा में होना, चले या नहीं चले इससे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर के चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी,
आना जाना तो लगा ही रहता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने एक शाश्वत बात को स्पष्ट किया है कि जो आया है उसको जाना है, इसलिए दुविधा में नहीं पड़ना है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त यानी साधन चाहिए, कारण चाहिए। इस प्रकार से यह वृतांत हो गया बस की यात्रा से पूर्व। अब दूसरा वृतांत हमारा प्रारंभ होता है यात्रा का प्रारंभ। अब यात्रा का प्रारंभ कैसे होते हैं? इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचाना मुश्किल था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। लेखक और उसके मित्रों को ऐसा क्यों लग रहा था कि सीट के नीचे इंजन है? अर्थात इंजन की जो धड़धड़ाहट है, उसकी धड़धड़ाहट के कारण से सारी बस हिल रही थी। यहां तक कि जो लेखक और उसके मित्र जिस सीट पर बैठे हुए थे वह सीट भी पूरी तरह से हिल रही थी। इसलिए ऐसा लग रहा था कि इंजन उस सीट के नीचे ही लगा हुआ है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी है, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध और उनकी गलत नीतियों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया गया नमक कानून को लेकर के, उसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। अर्थात सब लोग अलग अलग होते हुए भी और गांधी जी के नेतृत्व में एक साथ अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। इसी प्रकार से इस बस के हिस्से भी सब हिल रहे थे, अलग अलग थे, लेकिन जैसे ही ड्राइवर बस में बैठता है तो सारे बस के पुर्जे उस ड्राइवर के नेतृत्व में एक साथ चलने लगते हैं। इसलिए इस दृश्य को देख करके 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसकी याद लेखक के लिए ताजा हो जाती है। कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब तीसरा शीर्षक है यात्रा के दौरान। तो देखिए यात्रा के दौरान क्या क्या घटनाएं घटती है। पहली घटना, एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे मां बच्चे के मुंह से दूध की शीशी लगाती है। बस की यात्रा अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। क्यों नहीं था? ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग खराब हो सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने लग रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, लेकिन लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगा जाएगी, अर्थात डुबकी लगा जाएगी, डूब जाएगी। दूसरी घटना, एकाएक फिर बस रुक जाती है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की
पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है, यह तो इत्तेफाक ही है, अर्थात यह संयोग की बात है कि आज यह बस चल नहीं रही है, रुक गई है। छीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। दयनीय अर्थात दया करने योग्य लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें अंत्येष्टि करनी होगी। इस प्रकार के ख्याल और उस लेखक और उसके मित्रों के मन में आ रहे थे कि इतने में ही हिस्सेदार साहब ने इंजन को खोला, कुछ सुधारा और बस आगे चल दी। यह बस का दूसरी घटना पूरी होती है। अब बस की जो चाल थी वह और कम हो गई थी, धीमी हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। आंखों की ज्योति जाने लगी अर्थात उसको दिखना कम हो गया। और बस के पर्याय में यदि हम इसको समझते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा कि बस की जो लाइट थी, बस की जो रोशनी थी वह अब कम हो गई थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही है। इस प्रकार से और उसकी लाइट कम होने के कारण से, रोशनी कम होने के कारण से सामने से कोई साधन आता था तो बस साइड में खड़ी हो जाती थी। जब वह साधन निकल जाता था उसके बाद बस प्रारंभ होती थी। और उसकी कल्पना लेखक ने क्या किया कि वो उसको रास्ता देती थी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। ये तीसरी घटना है। बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। जान हथेली पर लेकर चलना मुहावरे का अर्थ है जान की बाजी लगाना। जानते टायर खराब है उसके बाद भी वह इसी बस में सब यात्रियों के साथ यात्रा कर रहे हैं। अब लेखक ने और भी तीखा व्यंग किया है। सर की ऐसी भावना दुर्लभ है। ये व्यंग है, बस के हिस्सेदार के प्रति है, व्यंग किया गया है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाएं पसारे उसका इंतजार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। इस प्रकार से लेखक ने उस हिस्सेदार के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की है, उस पर व्यंग किया है। कमाने की उसकी जो मनोवृत्ति है उसको उजागर किया है। साथ ही यह भी समझाया है कि ये लोग यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते हैं। दूसरा घिसा टायर। अब ये बस की जो यात्रा के दौरान का जो शीर्षक है ये हमारा यहां पूरा होता है। अब हमारा अंतिम शीर्षक है यात्रा के अंत में। यात्रा के अंत में क्या होता है देखिए। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण यानी प्रस्थान होता है, लेकिन यहां इसका अर्थ होगा मर जाना। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए थे।
अब तक क्या बेताबी थी, क्या तनाव था कि हम समय पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, हमें जबलपुर की ट्रेन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी तक ये बेचैनी थी, मन में बेताबी थी। लेकिन उस बस की स्थिति को देख करके और यात्रा के दौरान जो घटनाएं घटी उसको देख करके उनका सारा जो बेताबी है, सारी बेचैनी है, वो खत्म हो गई। क्योंकि कहीं भी पहुंचने की उम्मीद अब छूट चुकी थी। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। इसलिए से इस प्रकार से और हरिशंकर परसाई जी ने और इस पाठ में यातायात की दुर्व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। अब इसको समझने की दृष्टि से आप कम से कम 2 बार इसे सुने और इसके जो चारों शीर्षक है इनको आप लिख लें। कुछ पाठ को छोटा करने का सारांश रूप में समझाने का प्रयत्न किया है, तो इसे भी आप उतार लें। अब इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। शिक्षण के वीडियो आपके पास पहुंचते रहे, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।